बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बीएस इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कोड 9052 के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और इसमें अभी तक हम जो है ना 5 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, यानी कि सप्रेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज दबाव का नॉर्मन कंक्वेस्ट में कब थी। आज हम यूनिट 6 को रिवाइवल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का अहया, उसकी ज़िंदगी, उसकी आगे डेवलपमेंट किस तरह चल रही है, हम इस यूनिट नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है जो ऑलरेडी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी लेक्चर आने वाले दिनों में भी अपलोड हों उनका इंटीमेशन आप मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। बीएस इंग्लिश, बीएस उर्दू के भी लेक्चर अपलोडेड हैं और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि बीएस उर्दू के भी लेक्चर अपलोडेड हूं, तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को लाजमी शेयर करें मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं इस किस्म की हार्ड वर्किंग करके आपके लिए प्रोवाइड करता रहूं। तो यूनिट 6 है रिवाइवल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी जुबान का जो अहया है वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द के माहौल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके अपनी फैमिली में 9 और 10th के स्टूडेंट हैं तो उसके भी लेक्चर आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो उनको भी आप गो थ्रू कीजिएगा ताकि वो लोग भी मुस्तफीद हो सके। तो टेबल ऑफ कंटेंट एज यूजुअल अवेलेबल है यहाँ पे और ये आपके सामने है, जिसको हम नॉर्मैंडे को डिस्कस करेंगे जो हम पिछले यूनिट में कर चुके हैं, और इंग्लिश फॉर द इंग्लिश ओनली वो भी होगा, और सोशल स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का 13th सेंचुरी में वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की 13th सेंचुरी में क्या किस तरह फैलाई गई वो हम डिस्कस करेंगे। 14th सेंचुरी और उसका इंग्लिश का स्टेटस, इसके अलावा रिवाइवल ऑफ द इंग्लिश 15th सेंचुरी में, और मेडिवल लिटरेचर को भी हम इस यूनिट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन एज यूजुअल, जैसा आप जानते हैं कि इस दौरान अंग्रेजी जुबान के जो रिवाइवल है उसके मतअद्दिद अवामल ने किरदार अदा किया, जो कई सदियों अगर फ्रांसीसी हुक्मरान मुस्तकिल तौर पर 2/3 पर अपना कब्जा बरकरार रखते तो फ्रांसीसी शायद इंग्लैंड में मुश्किल तौर पर इस्तेमाल में रहते, लेकिन थोड़ी देर बाद इंग्लैंड ने नॉर्मंडी को खो दिया। 1200 में इंग्लिस्तान और फ्रांस को पाबंद करने वाली जंजीर की पहली कड़ी टूट गई, जो दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी का एहसास शुरू हुआ, जिसका नतीजा 100 तक पहुंच चुका था, यानी कि 100 साल तक पहुंच चुका था। और इसके साथ साथ सम सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस जो है ना, जिसने इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को और उसकी आबादी को इम्पैक्ट किया, अफेक्ट किया, और नतीजे के तौर पर 200 साल तक दारमन जो मतलब की फतह थी, 200 साल तक फ्रांसीसी की बजाय अंग्रेजी इंग्लिस्तान की ज़बान पर बनकर उभरी, और पिछले यूनिट में हमने इसके बारे में आपके साथ डिस्कस भी किया। नॉर्मन की फतह के बाद अंग्रेजी ज़बान, इस यूनिट में हम देखेंगे कि किस तरह अपनी खोई हुई अज़मत को दोबारा हासिल की, उसकी अज़मत को दोबारा हासिल करने का सफ़र नुकसान से उन्होंने शुरू किया, और नॉर्मंडी के लिए द जर्नी ऑफ द रीगेनिंग, इसको दोबारा जो इसका हासिल करना है अपनी शान और शौकत ग्लोरी को, बिगन्स फ्रॉम द लॉस ऑफ द नॉर्मंडी को खोने के बाद उन्होंने इसकी आगाज किया। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है इस यूनिट का एज यूजुअल। इसके पढ़ने के बाद, इसको मुकम्मल करने के बाद दरमियानी अंग्रेजी दौर में अंग्रेजी का अहया का बायस बनने वाले अवामल की निशानदही होगी। नंबर 2 आपकी इस अमल की वजाहत होगी कि किस तरह अंग्रेजी ज़बान ने इंग्लैंड में अपना मकार दोबारा हासिल किया। नंबर 3 13वीं या 14वीं सदी में अंग्रेजी के सैयद को किस तरह समझा। 15वीं में अंग्रेजी के मुकम्मल अहया और वसी पैमाने पर इस्तेमाल की वजाहत को इस यूनिट में आप सीखेंगे। तो पहली हेडिंग की तरफ चलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि नॉर्मंडी जो पिछले यूनिट में हमने डिस्कस किया वो उसको किस तरह खोया गया, उसका किस तरह नुकसान आया। द लॉस ऑफ नॉर्मंडी 1204 में जो आपकी फ्रेंच और इंग्लिश बादशाह के दरमियान जो जंग का आगाज हुआ, उसके नतीजे में नॉर्मंडी को जो है ना खोना पड़ा, और ये जो लॉस है वो उसको इंग्लिश की लैंग्वेज की री एस्टेब्लिशमेंट के लिए एडवांटेज का बायस बनी। बादशाह एंड जो उस वक़्त के उमरा ने पहली तशबीह के तौर पर इंग्लैंड पर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। जो रिश्ते थे, ये नुकसान अंग्रेज़ी ज़बान के दोबारा क़याम के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, और बादशाह जो इसके एंग्लो फ्रांसीसी शराफत ख़त्म होने लगी। अंग्रेज़ बादशाह ने सबको हुक्म दिया कि फ्रांसीसी लोग ख़ास तौर पर नॉर्मन इंग्लिस्तान में अपना माल हवाले कर दें। चनाचे 1250 में
अंग्रेज उमरा के पास सब कुछ छोड़ देने के सिवा कोई चारा ना बचा। यानी कि आपके जो इंग्लिश नोबेलिटी थी उस वक़्त की, उनकी बात की जा रही है कि उनको छोड़ने का कोई चारा नहीं रही। उन्हें फ्रांसीसी ज़ुबान समेत अपने फ्रांसीसी हम मनसों से जोड़ दिया गया। तो इस तरह लॉस ऑफ नॉर्मंडी का आगाज यहाँ पे हुआ। नंबर 2, इंग्लैंड फॉर द इंग्लिश ओनली, यानी कि सिर्फ अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड। इसमें क्या हुआ कि इंग्लिस्तान में फ्रांसीसी दरअंदाजी को हमेशा अंग्रेजों की तरफ से किसी न किसी शक्ल में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता, और जो आबादी अंग्रेजों के लिए इंग्लिस्तान की कौम परस्त पॉलिसी पेश की गई, जिसमें ये नतीजा निकला ऑक्सफोर्ड की दफात की तहरीर पर 1258 में जो प्रोविजंस ऑफ ऑक्सफोर्ड पहली हुकूमत थी जिसमें दस्तावेज़ात नॉर्मन की फतह के बाद से मशरकी अंग्रेज़ी में शाया की जाएगी, और आखिर तक 13वीं सदी का अमन पहले ही बहाल हो चुका था। सरकारी अफसरान ज़्यादातर अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ी ज़ुबान को अंग्रेज़ का मुनासिब निशान समझा जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज़ों के इस्तेमाल के हवाले से अंग्रेज़ों का रवैया बदल गया, और ये महसूस किया गया कि उन्हें जानना चाहिए कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि एक इंसाइक्लोपीडिक नज़म में झैल दिया गया है, और वो 1300 साल के तकरीबन करीब लिखा गया, जो तरक्की की मुख्तसर तारीख में दस्तावेजी है। और अंग्रेज़ी ज़ुबान कदीम दरमियानी और जदीद अदवार हम इस कौम परस्ती की महसूस कर सकते हैं, जिसमें ये आपकी स्पिरिट यानी कि रूह आपका चल सकता है, जो कि ओल्ड मॉडर्न पीरियड में इसमें ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ये पहला ऐलान हुआ नॉर्मंडी को निकालने के बाद, इंग्लैंड फॉर द इंग्लिश ओनली। तो ये एक थोड़ा सा आपको पैटर्न मिलता है 13वीं सदी की इंग्लिश का, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक उन्होंने इमेज कराया हुआ, और ये जो एक स्वात है, एक्सर्ट है, इसको एक बरीफ हिस्ट्री के तौर पे देखेंगे तो आपकी डेवलपमेंट देखेंगे कि आपकी इंग्लैंड में लैंग्वेज की ओल्ड मिडिल एंड मॉडर्न पीरियड्स की किस तरह हुई, और ये उस वक़्त की इंग्लिश थी, यानी कि 13वीं सदी में इस इंग्लिश को देखा गया। तो इस तरह इसकी ओल्ड और मिडिल एंड मॉडर्न पीरियड्स में इंग्लिश की डेवलपमेंट का आगाज हुआ यहाँ पे। इसके साथ साथ नंबर 3 पे राइज इन द सोशल स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द 13th सेंचुरी, यानी कि अंग्रेजी समाज 13वीं सदी में जो समाज अंग्रेजी जुबान की समाजी हसीयत में इजाफा हुआ 13वीं सदी में, उसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या हुआ कि नॉर्मन की फतह के बाद अंग्रेज को मातहती का दर्जा दिया गया। उसने अंग्रेजी जुबान तो ली, इंग्लैंड में अपने असल वक़ा और इस्तेमाल को बहाल करने के लिए सदियों से उसका आगाज किया। इससे हयात नौ वाज़ेह तौर पर 13वीं सदी में देखा जा सकता था कि जब अंग्रेज मुस्तहकम हुई तो मुआशरे के ऊपर वाले तबके में खुद को दोबारा कायम करने के लिए उसकी पेशरफ्त का आगाज किया, जो कि फ्रांसीसी अब तक नहीं कर सकते। ताहम समझा जाता है कि इसे समाजी रस्म रवाज, कारोबार, इंतजामी तावन हासिल था। इसके साथ साथ कन्वेंशंस, लेकिन अंग्रेजी में आला तबके के दरमियान आम इस्तेमाल में आना शुरू हुआ। एक ही वक्त में अंग्रेजी जुबान को बिशप अपनी तबलीग में रहबों के लिए जरिए इस्तेमाल करने लगे। कभी कभी अंग्रेजी अदालत में भी इस दौरान बहुत से फ्रांसीसी अल्फाज भी दाखिल हुए। अंग्रेजी अल्फाज की ये मुंतकली उस वक्त हुई जब आदि फ्रांसीसी सार्फिन अंग्रेजी में इजहार कल करने की कोशिश की। मुआशरे के शाइस्तगा हलकों के लिए ये बनाया गया कि अदब फ्रांसीसी की बजाय अंग्रेजी में लिखा जा रहा था, और सदी के आखिर तक ये कुछ बचे खुचे फ्रांसीसी शराफत के लोग अंग्रेजी को अपनी मादरी जुबान के तौर पर इस्तेमाल करते थे और उन्हें फ्रांसीसी जुबान सिखानी पड़ती थी। इसके अलावा जो दस्तूर अमल था उसके जरिए झैल में अंग्रेजी जुबान के मतन के बज़्र में जो पहले और बाद में इस्तेमाल हुए, नॉर्मन फतह जो 1000 के अदवार में मतन को जदीद समझ नहीं सकता था, कारीन के लिए 1384 का मतन काफ़ी हद तक समझ में आता है। आइए इन दोनों को पढ़ने की एक कोशिश करते हैं। और 1000 में जो इंग्लिश थी वो इस कंटेक्स्ट में थी जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया, और इसमें देख सकते हैं कि आप आज की इंग्लिश में और 1000 की इंग्लिश में क्या फ़र्क है। इसमें आप देखिए कि इधर और एट ऑन द हेड ऑफ, यानी कि मैं भी इसको समझने से कासिर हूँ। ये उसका आपको उस वक़्त की जो इंग्लिश थी जिसमें फ्रांसीसी मुलव्वस थी, लातीनी मुलव्वस थी, और
یہ تمام الفاظوں کے جوڑ کے اس وقت کی انگلش اس طرح لکھا جا رہا ہے. اس طرح 1384 میں یعنی کہ 23ویں صدی میں یہ 1000 کی تھی, یہ 1384 میں اوور فیڈ فیر پارٹ ان دا ہینس, اس انگریزی کا آغاز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے, جو کہ آپ کے ہمارے لیے, ہمارے ڈیٹس کے لیے, ہمارے ہم آہنگی میں جیسے ٹیورٹس کے لیے چاہتے ہیں ہم بھی مطابقت رکھتے ہیں, ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا گیا, یہ اس کا مطلب بنتا ہے ان الفاظ کا. یہ 1000 میں اور یہ 1384 میں یہ آپ کی دونوں اولڈ انگلش کے پیٹرن آپ کے لیے رکھے گئے ہیں ماڈل کے طور پہ, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت کی نارمنڈی کے جو لوگ تھے, جو فرانسیسی لاطینی جو ان کی مکسنگ تھی, اور ان وجوہات کی بنا کے انگلینڈ فار انگلش اونلی کا جو ورژن ہے وہ لانچ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ 6.4 میں اسپریڈ آف دا انگلش لینگویج ان دا 13th سینچری, یعنی کہ 13ویں صدی میں انگریزی زبان کا پھیلاؤ کس طرح ہوا, آئیے دیکھتے ہیں. 13ویں صدی میں انگریزوں نے صرف اپنے وقار کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل ترقی کی, معاشرے کے اوپر طبقے, لیکن انگلینڈ میں بہت سی سماجی اور معاشی تبدیلیاں اس کے وسیع پیمانے پر استعمال کو کیا, جس میں 2 اہم عوامل شامل ہیں. اور وہ کون سے 2 عوامل ہیں؟ دا بلیک ڈیتھ, کالی موت. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بلیک ڈیتھ سب سے زیادہ تباہ کن وبا تھی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, جو کہ 1351 تک یورپ, اس کے 1347 کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا, خاص طور پر معاشرے کا غریب طبقہ, جس کی وجہ سے مزدوروں کی شدید قلت پیدا ہوگی, اور یہ کمی مزدور طبقے کی معاشی اہمیت اور انگریزی زبان کے عروج میں اس سے عذاب ہوا, جس پر انہوں نے بات کی تھی. تو یہ بلیک ڈیتھ کا 1347 اور 1351 کے درمیان اس میں آزاد ہوئے. نتیجے کے طور پر ملینز آف پیپل جو ہے نا, خاص طور پر جس میں غریب قسم کے سیکشن سوسائٹی کے لوگ تھے وہ مریں گے, اور اس میں بہت سے اس میں لیورز کا شارٹیج ہوا, اور اکنامک جو امپورٹنس تھی لیبر کلاس کی وجہ سے, رائز آف انگلش لینگویج وچ دے ہیز اسپوک کے اس میں انہوں نے جو بات کی وہ مزدور طبقے کی معاشی اہمیت اور انگریزی زبان کے عروج میں اضافہ ہوا. رائز آف دا مرچینٹ کلاس, یعنی کہ مرچینٹ کلاس کا عروج کس طرح ہوا؟ اس وقت کے دوران ایک اور انگلش سپیکنگ سیکشن کا سوسائٹی کا آغاز ہوا, جو کہ اس کے پرومین سے اس کی طاقت بڑھتی گئی. دیوار دا مرچینٹ کلاس, اور یہ مرچینٹ کلاس کہلانے لگی. اینڈ دا کرافٹس مین دیٹ ور نیدر رولر پیسنٹ نور ہیریڈیٹی ایسوسیٹس, جو کہ آپ کا یہ وہ تاجر طبقہ اور کاریگر تھے جو نہ دہی کسان تھے اور نہ ہی مروسی اشرافیہ. ان سماجی اور معاشی تبدیلیوں نے اس پھیلاؤ کو بہت فائدہ مند پہنچایا, جو 13ویں صدی میں اس سے انگریزی کا آغاز ہوا, اس کا بہت فائدہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ 14th سینچری اینڈ دا اسٹیٹس آف انگلش, 14ویں صدی اور انگریزی کی حیثیت کس طرح ہوئی, آئیے دیکھتے ہیں. اور انگلش لینگویج جو کہ 14ویں صدی میں اس کا انگریزی زبان کے پھیلاؤ کے استعمال میں دیکھا جا سکتا ہے. 14ویں صدی میں اس میں زیادہ تھا. اس کا جو اعلیٰ درجے کا رچرڈ دوم 1367 سے 1400 کے درمیان 14ویں صدی کا انگلش کا بادشاہ تھا, جو کہ انگریزی میں ربانی 14ویں صدی میں استعمال ہونے والی انگریزی لغتاجی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس میں بہت کام کیا اس کے الفابیٹکس میں. اور نیچے کی شکل اس وقت سے انگریزی کا استعمال جاری تھا, جس میں احکامات کنگ رچرڈز کی معزولی کا اعلان انگریزی میں کیا گیا اور تقریریں میں کی گئیں. نئے بادشاہ نے تخت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس بات کی نجات دی کہ انگریزی میں جو بھی تھا اس سے ہونے والی خدمات سرکاری زبان کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا, اور یہ آپ نے تخت کے بادشاہ کے بیٹھنے کے اس نے اس کو آفیشیل لینگویج کے طور پر اس طرح دیکھا گیا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اس وقت کی انگلش 14th سینچری کے یہ الفابیٹیکلس ہیں, جس طرح انگلش میں اس وقت اس کو دیکھا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ یوز آف انگلش ان لا کورٹس, اس کے پریویس سینچریز میں اور آل دا لیگل پروسیڈنگ جو ہے اس میں انگلش فرینچ میں کی جاتی تھی. بٹ 1356 کے بعد کورٹ آف لندن نے جو کہ مڈل سیکس ایشوز کے اوپر انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ انگلش لینگویج کو جو قانون کی جو پروسیڈنگز ہیں انگلش لینگویج میں سٹارٹ کی جائے. 1362 کی پارلیمنٹ نے اس کو اوپن کیا اور اسپیچ بھی جو ہے نا وہ انگلش میں سٹارٹ ہونے لگی, جو کہ اس ٹائم پہ سب سے پہلا قانون جو اس وقت پاس ہوا تھا. تو اس بل کے مطابق جو لیگل کام تھا اور وہ بھی انگلش میں کنورٹ ہونے لگا فرینچ کی بجائے, اور جو ان نون لیگل میٹرز تھی وہ بھی انگلش میں ہونے لگی. اور یہ بل جو ہے نا مکمل طور پہ اس چیز کو انڈورس کرتا ہے کہ کس طرح آفیشیل ریکگنیشن کے لیے, یعنی کہ اب دفتری پہچان کے لیے انگلش کو لا کورٹس میں امپلیمنٹ کیا
किया गया। इसके साथ साथ यूज ऑफ इंग्लिश इन स्कूल्स और 14th सेंचुरी जो कि अभी तक जो है ना जिसमें मीडियम इंस्ट्रक्शन दी गई थी इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको स्कूलों में भी ज़्यादातर फ्रेंच की बजाय इंग्लिश को रवाज दिया जाने लगा। ताहम ब्लैक डेथ के बाद 2 ऑक्सफोर्ड टीचर्स ने जिसमें जॉन क्रॉनवेल एंड फ्रेडरिक इंट्रोड्यूस किया कि इंग्लिश मीडियम ही इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, हदायत दी जाएं जो उनके स्कूल्स हैं। और दिस वाज डन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स के उस वक्त अहलियत टीचरों की बहुत कमी थी और वो फ्रेंच में ज़्यादातर लोग पाए जाते थे और उन्होंने इंग्लिश मीडियम को टीचर के लिए अपनी जो ग्रेट इनोवेशंस का आगाज़ किया और 1385 में इस एजुकेशन का इम्प्लीमेंट किया और यूज़ ऑफ इंग्लिश इन स्कूल बिकॉज रेगुलर और 1385 के बाद इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल की एजुकेशन में आगाज़ बाकायदगी से होने लगा और इस तरह उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके साथ साथ कंप्लीट रिवाइवल ऑफ इंग्लिश इन द 15th सेंचुरी, यानी कि 15th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे कि आप किस तरह जो है ना वो इसमें 15वीं सदी में अंग्रेज़ी का जो रिवाइवल है वो किस तरह हुआ। तो अंग्रेज़ी ज़बान के मुस्तकिल अरूज का आखिरी संग मील इसके रस्मी तौर पर हासिल हुआ। तमाम सरकारी और गैर सरकारी तहरीरी खत व किताबत के लिए अख्तियार करना लातिनी हमेशा रहा है, जिसमें पिछली सदी में तहरीरी रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाद में फ्रांसीसियों ने इस इजारादारी को तोड़ दिया और लेकिन 15वीं सदी में अंग्रेज़ लातिनी और फ्रांसीसी दोनों की जगह लेने में कामयाब हो गए और अंग्रेज़ी ने पिछली ज़बानों की जगह लेने का तरीका झैल में दिया गया है। किस तरह उसने 15th सेंचुरी में इसको रिवाइवल किया और सबसे पहला है द चैंसरी इंग्लिश जो है ना 1413 से 1422 में इसमें आगाज हुआ। नॉर्मन की फतह के बाद किंग हेनरी पहला बादशाह था जिसने अपने लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल शुरू किया था और चैंसरी अंग्रेजी ज़बान जैसे चैंसरी या इंग्लिश को कहा जाता था उसने इसका स्टैंडर्ड बनाया। अंग्रेजी चैंसरी अंग्रेजी थी उसको तहरीरी तौर पर इसका इस्तेमाल को फरोग दिया और इसमें ज़बरदस्त कोशिश की, खास तौर पर कलरों की तरफ से। लेकिन लंदन में चांसरी जिसने बादशाह की दस्तावेज तैयार की, झैल की तस्वीर देखी जा सकती है और वो दस्तावेजी तस्वीर किस तरह हो सकती है और ये आपके सामने एक इमेज दिया गया है। ये 1413 से 1422 के दरमियान है और 1430 में इसकी दहाई से पहले ज़्यादातर दस्तावेज फ्रांसीसी या लतीनी ज़बान में थी और हेनरी की फतूहात उस वक्त उसमें ख़त्म कर दी गई थी। फ्रांसीसी ने अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ होने पर फख्र का एहसास रहा जब उसका दौर हुकूमत आया। आखिर तक अंग्रेज़ी ज़ुबान आमतौर पर तहरीरी तौर पर अपनाया जाने लगा और ये इसका रवाज बन गया था, यानी कि तहरीरी तौर पर आमतौर पर इसको अडाप्ट कर लिया गया था। इसके साथ साथ तहरीरी ज़ुबान की बुनियाद जो बाद में वेस्ट मिनिस्टर में प्रेस के लिए तैयार की गई थी 15वीं सदी के आखिर में चांसरी अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की चंद मिसालें भी आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका होप जिसको होप्स कहा जाता है विद गैप यानी कि दिया गया और देर यानी कि देर उनका। तो इस तरह इनके जो चांसरी अंग्रेजी के जो अल्फाज हैं ये भी आपको अवायद में देखने को मिलते हैं। यूज ऑफ इंग्लिश इन प्राइवेट एंड सेमी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि प्राइवेट तौर पे और जो सेमी ऑफिशियल जो खताबत थी वो किस तरह उनको देखा गया, इस्तेमाल देखा गया, आइए इसमें देखते हैं। 1350 में फ्रांसीसी को निजी और नीम सरकारी खत-ओ-खताबत की ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा और अंग्रेज़ी में लिखे गए इब्तदाई तौर पर जो खतूत से 14वीं सदी के आखिर में शाया हुए, इस वक्त तक अंग्रेज़ी खत-ओ-खताबत 1450 तक बुनियादी ज़रिया बनना शुरू हो गए थे, जो कि वसीयत के तौर पर भी इसको सूरत हाल में देखा जा सकता है। पहले अंग्रेज़ी वसीयत के तौर पर तहरीर किया जाता था जो कि बहुत नायाब थी और इस तरह 1397 में कैंट 1400 के अवाइल में अंग्रेज़ों में अपनी वसीयत लिखी। बाद में इसकी वसीयत को हेनरी चारम, हेनरी पंजम और हेनरी शिशम में सभी अंग्रेजी में लिखे गए अल्फाजों में स्कैन किया गया और वो अल्फाज कौन से थे ये आप देखे जा सकते हैं। और कैंट के दूसरे अर्ल की दस्तावेज़ात अंग्रेजी ज़ुबान में भी लिखी गई थी, तो वो आप ये देख सकते हैं किस तरह ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। नंबर 6.6 में रिकॉर्ड ऑफ टाउन्स एंड ट्रेड, यानी कि कस्बों और तजारत के रिकॉर्ड भी थे इस वक्त जो इंग्लिश में अडाप्ट हो चुकी थी। 1430 में जो ऑर्डिनेंस था और बुक्स वगैरह थी ये रवायत बन चुकी थी कि कुछ जो टाउन्स थे यानी कि कस्बे वगैरह उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए इंग्लिश में, क्योंकि फ्रेंच में थे ज़्यादातर। और 1450 के बाद इंग्लिश जो है ना वो जनरली तौर पर इस्तेमाल होने लगी इस किस्म के ट्रांजैक्शन के लिए। इसी तरह ट्रेडिंग में भी जिनके कारोबार में भी इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल होने वाला लगा और जो फ्रेंच के ऑर्डिनेंस थे उनको
فرانسیسی کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا ان کو بھی یوز میں لانے لگا۔ ریکارڈ آف پارلیمنٹ کا جو ریکارڈ تھا 1423 میں ابھی تک جو ہے نا اس کی پٹیشنز وغیرہ جو بھی یوز ہوتی تھی قانون کے مطابق وہ فرینچ میں ہی یوز کی جاتی تھی، اور ان فرینچ کو ٹرانسلیٹ کیا گیا جو ورڈ ٹرانسلیٹ ان فرینچ ایون دے ہیڈ بین ریپرزینٹڈ ان انگلش، اور جو کہ 1423 میں درخواستوں کے لیے کیا جائے جس پر قوانین کی بنیاد پر یہ درخواست فرانسیسی میں ترجمہ کیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اگر اصل میں انگریزی میں پیش کیا گیا تھا۔ قوانین عام طور پر 1300 تک لاطینی زبان میں تھے، پھر فرانسیسی کے دور تک یہ آپ کو V4 یعنی کہ V7 ہجری میں فرانسیسی زبان تک 1485 میں، اور انگریزی اور فرانسیسی دونوں زبانیں استعمال ہوتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی دستاویز میں 1489 میں مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، یعنی کہ اس فرینچ لینگویج سے مکمل طور پر 1489 میں اس کو غائب کر دیا گیا تھا، اور اس طرح انگلش کے پارلیمنٹ لینگویج میں بھی انگلش کا جو امپلیمنٹیشن سٹاپ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مڈل انگلش میڈیول لٹریچر جو ہے یعنی کہ درمیانی انگریزی اور قرون وسطیٰ کا جو ادب ہے، درمیانی انگریزی دور میں انگریزی زبان کا جو ریوائول ہے اس دور میں انگریزی میں ایک جھلکتا ہے۔ اس زمانے میں جو لٹریچر کی تخلیق ہے وہ اس میں مذہبی مختلف طریقے سے شامل کی گئی، جس میں پیریڈ آف ریلیجس ریکارڈ مذہبی ریکارڈ کیا گیا تھا، اور انگلش لٹریچر کو رومانس جو ڈرامے تھے ٹرانسلیشنز اینڈ اڈاپٹیشنز کی گئی تھیں، پیریڈ آف گریٹ انڈیویجول جو رائٹر تھے انہوں نے اس کو کیا گیا، اور اس میں ٹرانسلیشن پیریڈ میں جن کی نقلی اور منتقلی کی مدت بھی اس میں ساری کی ساری چیزیں مڈل انگلش لینگویج میں میڈیول جو لٹریچر تھا تو اس طرح ان کو سٹور کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیریڈ آف ریلیجیس ریکارڈ جو ہے 1150 سے 1250 میں کس طرح جو اس میں ریلیجیس ریکارڈ کو منتقل کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں۔ 1150 to 1250 میں جو اس کو پیریڈ آف ریلیجیس ریکارڈ کے طور پر جانا جاتا تھا، اس میں لٹریچر کو پروڈیوس کیا گیا جو کہ اس پیریڈ میں خصوصی طور پر ایکسکلوزیولی جو قدرتی طور پر مذہبی اس کو اس کے تشریحات کی گئی، پیسیجز کے طور پر ان کے پیغامات کو، ان کی سٹوریز کو، جو اسکالرز تھے ان کو اور ان کی زندگیوں کو اس میں پایا جاتا تھا، اس میں کنورٹ کیا گیا، اور کچھ ایسے ریلیجیس کام تھے جس کو ریٹن کیا گیا، اور دا اول اینڈ دا نائٹنگیل جو کہ ایک جس میں انجیل کے حوالہ جات کے تشریحات، سنتوں کی زندگیوں کی کہانیاں مل سکتی ہیں، کچھ غیر مذہبی کام بھی لکھے گئے جس میں نائٹنگیل ایک سوراخ اور ایک جو کہ 1195 کے آس پاس نائٹنگیل لکھا گیا، ایک مقبول بحث کی صنف کی ایک مثال ہے جو کہ ذیل میں دی اول اینڈ دا نائٹنگیل کی ایک تصویر ہے جو یہاں پہ آپ کو دکھائی گئی ہے۔ تو اس طرح اس کو پیریڈ آف ریلیجیس ریکارڈ اور دوسری چیزیں تو ان کو کنورٹ کیا گیا۔ اورل انگلش لٹریچر تھا یعنی کہ زبانی انگریزی جو ادب ہے، یہ باڈی آف پاپولر اورل مقبول زبانی ادب کا ایک جسم جو کہ تحریری ادب کے علاوہ زبانی طور پر بھی گردش کرتا تھا عوام کے درمیان۔ اس کی مثالیں جس میں ویلرز انگریزی کے مشہور کی تلاوت کی گئی تھی، لوگ اس طرح کے ادب کو محفوظ نہیں کیا جا سکا اور اس طرح صرف معمولی نشانات پر رہ گئے، وہ بھی انگریزی لینگویج میں۔ تو اس طرح اورل انگلش لٹریچر کو بھی اس کا آغاز ہوا۔ دا رومانسز یعنی کہ رومانس وغیرہ کے جو نارمنڈی کے نقصان کے بعد اگلے 100 سالوں میں انگریزی زبان پھیل گئی، اور 20 سالوں میں انگریزی یہ اس وقت کے دوران تیار ہونے والی انگریزی ادب میں دیکھا جا سکتا تھا جو شائستہ ادب تھا۔ صرف فرانسیسی میں لکھا ہوا اب انگریزی میں ظاہر ہوا۔ ادب کی سب سے مقبول قسم تھی رومانوی، جن کے 1250 سے پہلے صرف ایک انگریزی رومانس موجود تھا، لیکن اس وقت سے فرانسیسی ترجمے اور موافقت 14ویں صدی کے درمیان میں کیے گئے تھے، جو اس صدی کی تعداد میں اس میں کافی اضافہ ہوا گیا تھا۔ ٹرانسلیشن اینڈ اڈاپٹیشنز یعنی کہ ترجمہ اور موافقت کیا ہوئی آئیے دیکھتے ہیں۔ کتابوں کی ایک بڑی تعداد فرانسیسی سے انگریزی میں ترجمہ اور ڈال لی گئی۔ 14ویں صدی میں زبان انگریزی میں بہترین ترجمہ میں سے ایک کی طرف کیا گیا تھا۔ 14ویں صدی میں جیفری چوسر نے انگریزی شاعرانہ روایت پائی گئی جو لاطینی اور فرانسیسی میں ادبی کاموں کے تراجم اور موافقت پر مبنی دونوں لاطینی اور فرانسیسی اس وقت تک انگریزی سے زیادہ قائم تھی، جو بہترین مذہبی طریقہ واکلف کی بائبل کے طور پر جو کہ 84 اور 1382 میں پائی جاتی ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، جس کا نام ایک انگریز اسکالر جان ویکلف نے رکھا گیا تھا جو بائبل کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ تو اس طرح اس کے ٹرانسلیشن اور اڈیپٹیشن کا بھی آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیریڈ آف گریٹ انڈیویجول رائٹر 1350 سے 1400 کے درمیان یعنی کہ عظیم انفرادی جو مصنفین تھے اس کا آغاز کس طرح ہوا۔ آپ کا
इंग्लिश लैंग्वेज को मिडल एजेस में एक आला मकाम पर जो पहुंच चुकी थी, एक आला दर्जे तक पहुंच चुकी थी। इसमें अजीम इनफरादी अदीबों का दौर भी कहा जाता है, जिसको जेफरी चौसर ने 1340 से 1460 इसके ज़माने में सबसे बड़े शायर थे। उन्होंने छोटी छोटी नज़में लिखी और तवील दास्तानें की, जो कि ट्वायलस नज़में मिसाल के तौर पर इनका सबसे मशहूर काम जो क्राइसिड यानी कि कैंटरबरी टेलर्स में देखा जा सकता है, जो दीगर मुमताज़ मुसन्निफ़ीन में विलियम लैंड, जॉन बैकलिफ और दीगर चीज़ें शामिल हैं जिन्होंने इसको तख्लीक किया। 14वीं सदी में मशरक़ अंग्रेज़ी अदब में एक बहुत ही नतीजा खेज़ दौर है जो कि ज़ैल में दिया गया। जेफरी चौसर के लिखे हुए लोग टू दी कैंटरबरी टेलर से एक इक़्तिबास लिया गया है, यानी कि एक टेक्स्ट लिया गया है, और वो ये आपके सामने है। इसको आप पढ़ के देख सकते हैं कि 1350 से 1400 में जो राइटर हजरात थे वो किस तरह अपनी वो राइटिंग करते हैं। तो ये एक्सर्ट जो है आपको द सेंटरबरी टेल्स में से निकाला गया। इसके साथ इमिटेटेड एंड ट्रांजिशन पीरियड, यानी कि तकलीद और मुंतकिली का जो दौरानिया है, 15वीं सदी को तकलीदी दौर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इस ज़माने में लिखी गई शायरी चौसर की नज़मों की तकलीद थी, जो कि 15वीं सदी में मौजूद है। इसे अबूरी दौर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादातर वक्त चौसर की उम्र के दरमियान था, और इसको जो स्केल्टन, लेडिगेंट और शेक्सपियर के मुमताज़, हाउस और हॉकलिक्स के मुसन्निफ़ीन भी हैं, उस वक्त मेलवरी और कैक्सटन ने नसर की मशहूर तख्लीक़ात तैयार की, जो कि अंग्रेज़ी रवायात की एक ज़बान समझा जाता है, और जो कि आपको यानी कि मेडिवल के दौर में, यानी कि मीडियम ऑफ मेडिवल टाइम्स में इसको बतौर एक जरिया समझने लगा। इसकी अपनी तरक्की में जुबाल में इसको मुकम्मल किया गया था, जो उमर मिडल इंग्लिश के दौर में तैयार होने वाली अंग्रेजी अदब और इस पर रोशनी डाला जाता है, जो कि अंग्रेजी जुबान की हैसियत कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, आगे है समरी पॉइंट कि आपने इसमें अभी तक क्या सीखा। तो पहले पे अंग्रेजी जुबान मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल होने लगी, फ्रांसीसी मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल में खत्म हो चुकी थी, और इसको चेंज करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। फ्रांसीस के 2/3 हिस्से पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा। अंग्रेजी जुबान का हिया बुनियादी तौर पर नारमंडी की जुबान का मरहूम मिन्नत है, और नंबर 3 पे नारमंडी के खोने के बाद वो तालका जिन्होंने एंग्लो फ्रांसीसी शराफत को जकड़ लिया था तहलील होने लगा, और उससे ये सवाल पैदा हुआ कि क्या शराफत इनके मकरूज था या इंग्लिस्तान या फ्रांस से वफादारी। और नंबर 4 पे इंग्लिस्तान में इसके असल वक़ा और इस्तेमाल को बहाल करने में अंग्रेजी को सदियाँ लगी, नॉर्मन की वजह से पहले इसको लुत्फ़ उठाया गया। नंबर 5 अदालतों और तलीम आला तबक़े की तरफ से अंग्रेजी जुबान की मिन्नत है। अंग्रेजी जुबान के मुसलसल अरूज का आखिरी संग मिल उसने हासिल कर लिया था। इसके साथ साथ आपका जो इसमें तमाम सरकारी और गैर सरकारी खतबात के रस्मी इख्तियार का 15वीं सदी में आगाज़ हो चुका था, और दरमियानी अंग्रेजी दौर में अंग्रेजी जुबान का हया और उसमें झलकता है, जिसमें ये तमाम के तमाम चीज़ें शामिल है, जिसमें मजहबी टेक्स्ट है, आपकी ज़ुबानी अदब की गर्दिश है, आपका रिटन लिटरेचर है, रिटन रोमांसेस है, रोमांस की तहरीर है। इसके साथ साथ आपकी जो फ्रांसीसी से अंग्रेजी में तर्जमा है, और अजीम इनफरादी मुसन्निफ़ीन की तकरीर रिटन बाय ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स की भी इसमें मरहूम मिन्नत शामिल है। तो ये स्टूडेंट, ये समरी पॉइंट है इस पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें आपको अंग्रेजी जुबान का जो रिवाइवल है, यानी कि आपको इसके 13वीं सदी से लेकर 1000 से भी 1384 तक, और 1384 से आपकी 15वीं सदी का जो इसकी डेवलपमेंट है, इसकी डेवलपमेंट है कि किस तरह नॉर्मंडी को लॉस हुआ, उसको निकालने के बाद फ्रांसीसी को किस तरह, यानी कि फ्रेंच को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया स्टेप बाई स्टेप, और पहले स्कूल में, फिर कॉलेजेस में, फिर आपकी लॉ के इंस्टीट्यूशंस में। इसके साथ साथ आपके राइटर्स हज़ार, आपकी पोइट्री, और इसमें जो भी उस वक्त का रेलिवेंट मटेरियल था, स्टेप बाय स्टेप 15वीं सदी में इसको कन्वर्ट कर लिया था, यानी कि आपकी लातीनी ज़बान, आपकी नॉर्मंडी, आपकी फ्रांसीसी में जो भी चीज़ें उस वक्त अवेल थी, उसको स्टेप बाय स्टेप पोइट्री के थ्रू, शुरा के थ्रू, राइटर्स के थ्रू, लॉ के थ्रू, अदालतों के थ्रू, और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जब इसको मरतब किया गया, तो 15वीं सदी तक इसको जो है ना कन्वर्ट कर दिया था तमाम चीज़ों को इंग्लिश लैंग्वेज में। तो नेक्स्ट आपका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस है, इसको आप देख के अपने नॉलेज में एनहेंस कर सकते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। सजेस्टेड रीडिंग है कि इसको पढ़ के आप हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में मजीद
ग्रिप हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जनाब ये यूनिट 6 को कंप्लीट होता है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिन में जो भी लेक्चर अवेलेबल हों उनसे आप मुस्तफीद हो सकें। यूनिट 7 में मिडिल इंग्लिश लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त और आपसे ये रिक्वेस्ट करता है यूनिट 6 में कि आपके फैमिली में आपके छोटे बहन भाई हैं, आपके इर्द गिर्द के माहौल में, आपके रिलेटिव्स में इंग्लिश लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस 9th और 10th का जो पीटीबी सिलेबस है यानी कि ऑल ओवर द पंजाब का जो सिलेबस है वो भी हमने रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है, तो वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। यूनिट 7 के साथ मिडिल इंग्लिश को डिस्कस किया जाएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।